हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त संदीप वागले साहब और आदित्य अग्रवाल जी, लेकिन हम कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तकनीकी राय देने के लिए आरकी ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल और साथ ही अब फंडामेंटल राय देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सभी महानुभावों का स्वागत है CNBC आवाज पर। एक राय स्पाइस जेट के नतीजों पर ली जाए। मयूरेश, वैसे देखने में ऐसा लग रहा था कि नंबर्स बड़े दमदार हैं, 25 करोड़ से 75 करोड़ के आसपास मुनाफा पहुंच गया, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर इतनी परफॉर्मेंस दमदार है नहीं। अब क्या करें स्पाइस जेट में, और साथ ही एविएशन स्टॉक्स दूसरे जो हैं उन पर आप क्या राय रखते हैं? मॉर्निंग अनिल जी, आई थिंक अगर हम एडजस्टेड नंबर्स देखें, अगर एक्सेप्शनल आइटम्स को स्पाइस जेट ने जो रिकॉर्ड किया है, मेरे ख्याल से आई थिंक टॉप लाइन में आई थिंक जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई थिंक उससे थोड़ा बेहतर ही हुआ है, बिकॉज द लोड फैक्टर्स हैव बीन मच बेटर देन व्हाट वन रियली एक्सपेक्ट्स। हाँ, आई थिंक जैसे ETF प्राइसेस की एक बढ़ोतरी हमने देखी है पिछले कुछ हफ्तों में, एविएशन स्टॉक्स जनरली आई थिंक जो एक अच्छी ट्रेंड यूज कर रहे थे बिकॉज ऑफ फॉल इन इनपुट प्राइसेस, ETF प्राइसेस स्पेसिफिकली, आई थिंक वहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। और ये भी मानना बहुत जरूरी है क्योंकि पिछला क्वार्टर और ये क्वार्टर काफी स्ट्रॉन्ग होता है, हॉलीडे सीजन है, और इसके मद्देनजर रखते हुए लोड फैक्टर्स विल एक्सेप्शनली रिमेन हाई। हालांकि आई थिंक जो फैक्टर्स सेक्टर को अफेक्ट कर सकता है इज द कैबिनेट पॉलिसी ऑन 525। अगर रूल्स रिलैक्स होते हैं तो कंपटीशन बढ़ती है तो जो प्राइसिंग होती है इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन पर टिकट, उस पर थोड़ा दबाव आ सकता है, स्पेसिफिकली ऑन ओवरसीज ट्रैवल। और तीसरा, अगर FDI पॉलिसी आती है तो स्पाइस जेट को इतना इफेक्ट नहीं होगा, बट मुझे लगता है आई थिंक इनफैक्ट जेट को इतना इफेक्ट नहीं होगा, बट मुझे लगता है आई थिंक दैट कैन ऑल्सो हैव एन इम्प्लाइड इफेक्ट। आई थिंक ये सारे मद्देनजर रखते हुए एविएशन स्टॉक्स ने शायद बिकॉज ऑफ द फॉल इन इनपुट प्राइसेस काफी हद तक आई थिंक जो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखनी थी पिछले कुछ क्वार्टर्स में वो हो चुकी है, और आई थिंक बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक इंडिगो अगर शार्प डिक्लाइंस में मिलता है तो एक अच्छा विकल्प होगा, पर आई थिंक स्पाइस जेट तो नीचे के लेवल्स पे होल्ड करते हैं, वो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। हालांकि आई थिंक नंबर्स फॉर Q1 कैन ऑल्सो बी गुड बिकॉज ऑफ द हॉलीडे सीजन दैट इज गोइंग राइट। चलिए, तो ये राय स्पाइस जेट पर। एक बार चार्ट्स पर भी राय ले लेते हैं। कल हमने देखा था बाजार बंद होने के करीब, देखिए ये तेज सेल ऑफ स्पाइस जेट में देखने को मिला था। लगता है किसी को भनक लग गई थी, नंबर्स इतने अच्छे दिखने वाले नहीं है। तो अब चार्ट्स कल की गिरावट के बाद राकेश कैसे दिख रहे हैं, कैसे अप्रोच करेंगे स्पाइस जेट को? देखिए हेमंत, अगर चार्ट देखें तो चार्ट इतने पॉजिटिव नहीं है। कल के सत्र में हमने एक रिवर्सल देखा था, 3 दिन की ट्रेडिंग रेंज से स्टॉक के अंदर एक नीचे की तरफ क्रैक देखने को मिला है। काफी लोग ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस लेके होल्ड कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है अब नीचे में 75 रुपीज के लेवल पे नजर रखनी चाहिए। अगर ये लेवल्स डिसाइसिवली टूटते हैं, जो कि चार्ट देख के लग रहा है कि टूटने की संभावना है, तब एक गिरावट देखने को मिल सकती है टूवर्ड्स 67, 68। अगर हम देखें तो एंटायर एविएशन स्पेस में कल जेट के अंदर भी हमने एक रिवर्सल आते हुए देखा था। अगर किसी का शॉर्ट टर्म नजरिया है स्पेस के अंदर तो बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो फिलहाल अवॉइड करें यहाँ पर, और उछाल आए तो निकल जाएं, ये राय है। एक और स्टॉक जिसने कल दमदार परफॉर्मेंस दिखाई वो है पीडीलाइट। 90% मुनाफा बढ़कर आया है, 152 करोड़ के आसपास, आय में 19% के आसपास की बढ़त है। ऑपरेटिंग लेवल पर भी परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार रही है, और देखिए लगभग 6.5% मार्जिन बेहतर होकर 19% के पार पहुंचे। पीडीलाइट खरीदना चाहिए? मयूरेश, फंडामेंटल राय क्या है आपकी? मार्जिन 19% के ऊपर रही थी, इसका एक बहुत इम्प्लाइड इफेक्ट यही होता है कि बॉटम लाइन की ग्रोथ बहुत बेहतरीन आई। आगे जाते वक्त आई थिंक जैसे इनका बाजार सेगमेंट परफॉर्म करेगा, आई थिंक आई एम हैविंग ए वेरी एनकरेजिंग व्यू in terms of volume growth, और जैसे रियलाइजेशन स्पैन होंगे आई थिंक दैट कैन ऑल्सो शो वेरी इंक्रीजिंग ट्रेंड। जैसे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है, इंडस्ट्रियल स्पेंडिंग बढ़ती है, पीडीलाइट आई थिंक बिकम्स वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज बिकॉज ऑफ द मार्केट शेयर दैट इट हैज गॉट। एक बात नजर रखनी तो वापस आई थिंक जैसे मैं एविएशन स्टॉक्स की भी कह रहा था, आई थिंक जैसे इनपुट प्राइसेस का जो एक बेनिफिट मिला है टू अ लार्ज एक्सटेंट हैज बीन कैप्चर्ड फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर दैट हैज गॉन बाय। अगर क्रूड प्राइसेस हायर लेवल पे रहते हैं, द सेम लेवल्स रहते हैं, उतना इम्प्लाइड बेनिफिट पास थ्रू नहीं होता इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन। तो मुझे लगता है कि जो इबिटा मार्जिन का एक्सपेंशन देखा था शायद थोड़ा बहुत यही रेंज पे रहे या थोड़ा नीचे भी आ सकता है। मार्केट शुड बी रेडी फॉर दैट, बट दैट कैन गेट ऑफसेटेड विद गुड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, इंक्रीज इन वॉल्यूम्स एंड इंक्रीज इन टॉप लाइन। तो मैं मेरा पॉजिटिव व्यू स्टॉक पे बरकरार रखता हूँ। राइट, चलिए, तो अच्छी तेजी आज ये स्टॉक देख सकता है, और हमारे एक्सपर्ट भी पॉजिटिव हैं, नंबर्स काफ़ी दमदार देखने को मिले। वक्त है आप संदीप वागले साहब से यहाँ पर विदा लेने का। शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे बाकी के एक्सपर्ट्स आदित्य अग्रवाल, मयूरेश जोशी और राकेश बंसल हमारे साथ बने रहेंगे। एक
छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के उस पार बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए कौन से हैं। हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। फोकस उन स्टॉक्स पर जहां पर आज एक्शन रहने वाला है। आदित्य अग्रवाल, राकेश बंसल, मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं। आईआरबी इंफ्रा मिले जुले से नतीजे दिख रहे हैं, कोई खास ऐसे दमदार है नहीं। अब ऐसे नतीजों के दम पर वायदा कारोबार में आदित्य आईआरबी इंफ्रा में कहीं कोई पोजीशन लेनी चाहिए तेजी या मंदी की, क्या संकेत है आपके लिए? अनिल जी का आईआरबी इंफ्रा में देखें तो काफी स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। निचले स्तर पे 205 207 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसी तरह ऊपर में देखें तो 230 के ऊपर स्टॉक नहीं निकल पा रहा है। कल के सेशन में वापस 228 29 का 30 बनाया 29 का हाई बनाया था और वहां से इसमें वापस एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो हमको लगता है यहाँ पे वापस एक शॉर्ट पोजीशन आकर चल सकते हैं। अगर आज स्टॉक थोड़ा सा ऊपर खुलता है 225-26 के आसपास आता है तो वहाँ पे वापस शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 230 और नीचे में वापस 210 205 आता है तो वहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। बट एज ऑफ नाउ स्टॉक काफी एक नैरो रेंज में चल रहा है तो करंट लेवल से एक बेच के पोजीशन बनानी चाहिए। ओके, और इस बीच बता दूं आपको नतीजे के बाद सिटी ग्रुप की तरफ से आईआरबी इंफ्रा पर जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने अपनी बिक वाली की सेल की रेटिंग बरकरार रखी है और उनका ये कहना है कि वो ट्रैफिक ग्रोथ तो ठीक है लेकिन वैल्यूएशन महंगे हैं, उस लिहाज से आईआरबी इंफ्रा को बेचे। 209 का उनका लक्ष्य, 219 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब मिली जुली सी रहा है यार ये, जैसा कि आप कह रहे हैं नंबर्स मिले जुले से। सीएलएसए कह रहा है कि टारगेट है 340 रुपए का खरीदारी करने की राय और आप बता रहे हैं सिटी की रिपोर्ट तो कोई अपसाइड है। हाँ बिल्कुल, देखना होगा ये शेयर आज किस तरह से कारोबार करता है। लेकिन शोभा आप देखिए ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स कमजोर थे, गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर्स भी कमजोर थे। जो ये तमाम अच्छी बेहतरीन कंपनियां हैं रियल एस्टेट में जिनको सब लोग खरीदारी करने की बात कह रहे थे, लेकिन नंबर्स डिलीवर नहीं कर रहे हैं। शोभा ने बायबैक भी हालांकि दिया है। ये बताइए मयूरेश, कैसे रीड किया आपने इन नंबर्स को और आज शेयर किस तरह से प्रदर्शन दिखाएगा? हेमंत जी, आई थिंक बायबैक एक सपोर्ट सा बनता है स्टॉक के लिए, लेकिन आप ऑपरेशनली देखें शोभा का परफॉर्मेंस नॉट जस्ट फॉर दिस क्वार्टर, आई थिंक पिछले कई क्वार्टर से आप देखेंगे तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ही रहा है। जितना शोभा ने गाइड किया था द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो प्री गाइडेंस था, आई थिंक वो शोभा ने मेट नहीं किया है। एंड अगेन लार्जली आई थिंक फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर गिवन अ वेरी फ्लैटिश काइंड ऑफ गाइडेंस। तो जितना हम स्क्वायर फीट बेचने की बात कर रहे हैं, अराउंड 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट विच इज फ्लैटिश कंपेयर्ड ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। प्री सेल्स की अगर हम बात करें तो एक आध लॉन्च उनकी हुई थी, वहां पे आई थिंक उम्मीद है, बट बाकी आई थिंक यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू प्रॉब्ली रीच दैट रेवेन्यू रिकग्निशन थ्रेशोल्ड मार्क। दूसरा आई थिंक जो EBITDA मार्जिन पे एक प्रेशर देखने मिला है, शायद एटलीस्ट फॉर अ क्वार्टर और टू बरकरार रह सकता है, स्पेसिफिकली ऑन सिस्टम्स रिलेटेड टू साउथ इंडिया बेस्ड प्रॉपर्टीज। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सप्लाई डायनामिक्स भी देखनी पड़ेगी। बैंगलोर मार्केट अगेन आई थिंक इफ यू लुक एट द रियलाइजेशंस पर स्क्वायर फीट, आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक मैच्योर हो गया है दिस करंट लेवल। तो मुझे लगता है आई थिंक रियलाइजेशंस आई थिंक फ्लैट लेने की उम्मीद, सेल्स फ्लैट रहने की उम्मीद, प्री सेल्स में गाइडेंस अगेन हैज बीन वेरी वेरी म्यूटेड। मुझे लगता है आई थिंक परफॉर्मेंस शोभा का बायबैक के लिए आई थिंक थोड़ा सपोर्ट बन सकता है, बट ऑपरेशनली इट हैज बीन वेरी वीक। और दूसरा बात ये भी देखें आप कि स्टॉक बहुत चल चुका है ओवर द लास्ट 3 to 4 months इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ गुड नंबर्स कमिंग थ्रू, बट मुझे लगता है आई थिंक एटलीस्ट फॉर द क्वार्टर और टू शोभा शायद अंडर परफॉर्म करे मार्केट्स। ओके, तो ये है राय इन तमाम स्टॉक्स पर। लेकिन बता दें आपको कि शंघाई के साथ ही तमाम एशियाई बाजार अब हरे निशान में आ चुके हैं और सबसे ज्यादा मजबूती है हांगकांग में 200 अंकों की 1% की तेजी के साथ। इसके अलावा स्ट्रेट टाइम्स, ताइवान, निकेई, शंघाई, कोस्पी, थाईलैंड फ्लैट है। बाकी सारे बाजार हरे निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। SGX निफ्टी 7 अंक नीचे। ऐसे में वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाजार का प्री ओपनिंग सेशन लेकर आएंगे आपके लिए, बताएंगे क्या दमदार शुरुआत बनेगी आज भारतीय बाजारों में, और रुपए में जो कल कमजोरी हुई लगभग 40 पैसे की, क्या उसके बाद रिकवरी लौटेगी। तीसरा बड़ा सवाल है कि FIs आज कहां अपनी नजरें जमाए हुए हैं, किन शेयरों पर उनकी रिपोर्ट्स आई, और इन सबसे बढ़कर ट्रेडिंग के वो 20 बेहतरीन आइडियाज जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है। जी हां, स्टॉक 2020 का अपडेट इस छोटे से ब्रेक के बाद पहला सौदा में। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है जो बता रहा है आपको आज की ट्रेडिंग रणनीति। मयूरेश जोशी, आदित्य अग्रवाल, राकेश बंसल हमारे साथ हैं। अब एक स्टॉक जो एक्शन में रह सकता है आज, और वो है मारुति। आदित्य, वायदा कारोबार के संकेतों के दम पर बताएं क्या ट्रेड बनेगा आज। 20,000 गाड़ियां इन्होंने रिकॉल की है। अपना बेस्ट सेलिंग मॉडल जो नया लॉन्च हुआ था एस क्रॉस, जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला।
ब्रेक सिस्टम में कुछ खराबी के चक्कर चलते हैं। कल 1% नीचे बंद हुआ है ये स्टॉक, लेकिन कल पोजीशंस, माफ कीजिएगा, 1/4% ऊपर बंद हुआ है मारुति का स्टॉक। पोजीशन जरूर कम होती हुई दिखी है। अब आज क्या इसे शॉर्ट करना चाहिए इस खबर के दम पर? मुझे नहीं लगता कि मारुति को इस लेवल पे शॉर्ट करना चाहिए। इस न्यूज़ के चलते जरूर आज स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव खुल सकता है, लेकिन ओवरऑल मारुति का ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। एक रेंज में चलने के बाद स्टॉक में हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए देखा है। कल के सेशन में हमने एक शॉर्ट कविंग आते हुए भी देखी है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक वापस अगर 3850 3820 के आसपास आता है तो काफ़ी अच्छे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। हमको लगता है कि शॉर्ट टर्म में मारुति 4150 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है। पूरे ऑटो पैक में देखें सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इसमें मारुति ही रहेगा। तो आज डिप आता है तो उसका एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो गिरावट हो तो खरीदारी करिए, ये राय मारुति पर निकल कर आ रही है इन खराब खबरों के बावजूद। डेटा कम से कम यही सजेस्ट कर रहा है। लेकिन नरेश, एक खबर है जिस पर आपकी राय जानना चाहता हूं। सरकार ने कहा है कि अब वो जो एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दे रही थी वो खत्म कर रही है। चीनी के ऊपर जो एक्सपोर्ट के ऊपर करीब 4.5 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी थी वो अब इमीडिएट तौर पर खत्म हो रही है। ये सब्सिडी वो दरअसल सीधे किसानों को ट्रांसफर करते थे। घबराने की बात है चीनी कंपनियों के लिए, या आपको लगता है कि इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, चीनी के शेयरों में गिरावट हो तो खरीदारी करनी चाहिए? क्या राय रखते हैं आप? नहीं, चीनी के शेयरों में हेमंत जी आई थिंक काफ़ी कुछ हो चुका है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। अगर हम देखें तो जो प्राइसिंग बढ़ी है चीनी में, रॉ शुगर में स्पेसिफिकली जो एंड मार्केट में आ रही है, काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। देयर वर ग्लोबल कंसर्न्स कि ब्राज़ील में कैसे वेदर डिस्ट्रप्शन की वजह से आउटपुट होगा, और कहीं ना कहीं अगर हम एक एडजस्टमेंट करें जनरली फॉर द सेक्टर, अजम्पशंस यही हैं कि जो प्रोडक्शन नंबर्स आएंगे फॉर द नेक्स्ट शुगर क्रशिंग सीजन वो काफ़ी कम हो सकता है। डिमांड अगर उतनी ही रहती है तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो कैरी ओवर इन्वेंट्री थी ऑफ मोर देन 8.5 मिलियन टन, आई थिंक वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। जहाँ तक आई थिंक ये सब्सिडी कोटा रिमूवल का बात है, आई थिंक दैट वाज मोर और लेस ऑन एक्सपोर्ट्स पार्ट। तो जितना एक्सपोर्ट कंपोनेंट था आपका, अगर आप मैंडेटरी आई थिंक वो रिक्वायरमेंट्स करते थे कंप्लीट, मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा दबाव चीनी शेयर पे जरूर आ सकता है। बट अगेन आई थिंक द प्राइस मूवमेंट्स ऑफ शुगर शेयर्स और शुगर स्टॉक्स हैव बीन एक्सेप्शनल। आप कोई भी शुगर शेयर ले लें, आई थिंक भयंकर चला है ओवर द पास्ट सो मेनी वीक्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस अगर ये स्टॉक्स में मिलते हैं तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें। और अगेन आई थिंक इन्वेंट्री गेन्स कैन बी क्वाइट सिग्निफिकेंट। जैसे प्राइसिंग है शुगर की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको ये देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्री लेवल्स कौन से कंपनीज के पास है। और अगेन आई थिंक इफ द पॉजिटिव साइकिल टर्न्स फॉर शुगर सीजन ओवर द नेक्स्ट 2 years, मेरे को लगता है आई थिंक शुगर स्टॉक्स कैन मूव वेरी वेरी इफेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ देयर लेवरेज एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। इसलिए स्टॉक्स लाइक बलरामपुर चीनी अगर डिक्लाइन पे मिलते हैं तो लेकिन आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। स्टॉक काफी चल चुके हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त इन शेयरों पर। लेकिन अब प्री ओपनिंग सेशन की हो चुकी है शुरुआत, बता दूं आपको, सेंसेक्स 180 अंक ऊपर दिख रहा है इस वक्त और निफ्टी दिख रहा है 10 अंक ऊपर। निफ्टी पे टॉप जनर है एसबीआई का स्टॉक 3.5% ऊपर, 3.5% ऊपर गेल का स्टॉक है, 2% ऊपर है आइडिया सेल्युलर और आईटीसी आज नतीजे देगा, उससे पहले 1.5% मजबूत है। स्टिल टेक में नुकसान आपको 3-3.5% के आसपास का दिखेगा। लेकिन मेरी नजर तो रुपए की शुरुआत पर है, क्या कुछ रिकवरी दिखी है कल की तेज गिरावट के बाद, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। नहीं, कमजोरी है इनफैक्ट 67 रुपए 43 पैसे ये है लेवल रुपए का, यानी कि आज फिर से 7 पैसे के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत की। तो करेंसी मार्केट में रिकवरी का संकेत बिल्कुल भी नहीं है, और शायद इसलिए भी कल फिर देखिए आप 765 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा एफआईज की तरफ से आता हुआ नजर आया है। तो एफआईज की बिकवाली का दाव करेंसी को कमजोर कर रहा है, डॉलर की मजबूती भी करेंसी को कमजोर करती हुई दिख रही है। तो रुपया लगातार कमजोर होता हुआ दिखा, मेरे ख्याल से ये 2 या 3 मई का और नया निचला स्तर होगा जहां पर रुपया इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है हमारे करेंसी मार्केट की। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन बन सकता है उस पर राय ली जाए, वो है औरोबिंदो फार्मा। आज एफआईपीबी की बैठक है और उस बैठक में औरोबिंदो फार्मा में नए निवेश को विदेशी निवेश को मंजूरी देने पर विचार किया जा सकता है। औरोबिंदो फार्मा निफ्टी का स्टॉक, फार्मा शेयर खरीदारी का मौका है क्या, ये बताएं राकेश, चार्ट पर क्या सिचुएशन है? अनिल जी, चार्ट देखें तो चार्ट्स पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई थी, ऊपर से 815 820 के स्तरों से स्टॉक करेक्शन दिखा रहा है। मौजूदा स्तर कल के 770 के अराउंड के हैं और नीचे में देखें तो 754 755 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस खबर के चलते अगर कोई स्टॉक में बाइंग करना चाहता है तो 754 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर 754 के लेवल्स स्टॉक नीचे में डिसाइसिवली तोड़ता है तब स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल दिखने को मिलेगा, तब एक गिरावट आएगी। एल्स स्टॉक बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है।
ऑलराइट, चलिए बायोनिक अप्लायंस की रणनीति और बिंदु फार्मा में लगानी चाहिए। सेकंड हाफ में 2:30 पर इस बैठक की शुरुआत होगी और बाजार बंद होने के बाद इसका आउटकम निकल कर आएगा, तो इस इवेंट के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन ल्यूपिन की बात करते हैं अब, इसके नंबर्स कल काफ़ी अच्छे आए थे। ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय निकल कर आ रही है नतीजों के बाद? नियति के पास चलते हैं और जानते हैं। नियति, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? शानदार नंबर थे हेमंत, मगर मैनेजमेंट बेहद अंडर कॉन्फिडेंट कल जो एनालिस्ट की मीट थी उसके बाद नजर आया, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूएस का जो कारोबार था वो बिल्कुल फ्लैट था। 2 दवाओं के अलावा, ग्लूमेड्स और फोटामेट के अलावा इनको बिल्कुल भरोसा नहीं है कि जो फॉर्म 483 इनको दिया गया है गोवा प्लांट के लिए, वो एक वार्निंग लेटर में टर्न आउट करेगा या नहीं। इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अभी किस तरह से पैन आउट करेगा एफडीसी बैन। गाइडेंस का भी जो इन्होंने दिया है सेल्स का, वो रिड्यूस कर दिया है। $5 बिलियन का था, जिसे घटा के $3.5 बिलियन का कर रहे हैं। ब्रोकरेजेस जाहिर सी बात है इस बात को लेकर के थोड़े से परेशान हैं, इसलिए तमाम ब्रोकरेजेस अपने डाउन रेट कर रहे हैं कॉल्स को। डॉयचे बैंक अब रेटिंग घटा के होल्ड की कर रहा है। टारगेट प्राइस इनका 1850 का था, जिसे अभी घटा के 1666 का कर रहे हैं। ईपीएस अनुमान अगले 2 साल के लिए 13.5% और 9.5% के आसपास घटा रहे हैं। लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं मौजूदा भाव से। जेपी मॉर्गन का न्यूट्रल का कॉल है। टारगेट प्राइस इन्होंने भी घटा दिया है, 1715 से घटा करके इन्होंने अपना लक्ष्य 1600 रुपए तक का कर दिया। और सबसे खराब लक्ष्य जेपी मॉर्गन का ये मैं देख रही हूँ। सीएलएसए अंडर परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है। टारगेट प्राइस इनका 1800 का था, जिसे अभी घटा के 1740 का कर रहे हैं। रेलिगेयर भी डाउनग्रेड कर रहा है, तमाम डाउनग्रेड हैं और टारगेट प्राइस इन्होंने 1800 से घटा करके 1660 का कर दिया है। हालांकि मैक्वायरी अपने ट्वीक कर रहे हैं अर्निंग्स को 4% और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच 1850 का लक्ष्य दे रहा है और आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है। ओके, तो ये है राय इस वक्त ल्यूपिन पर। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव अच्छे नंबर्स के बाद, लेकिन शोभा और आईआरबी इंफ्रा ये 2 और ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए, और इन पर क्या रिपोर्ट्स है बताएं नहीं थी। शोभा की सबसे पहले बात करेंगे। फ्लैटिश नंबर थे, मार्जिनली थोड़े से अगर आप बोले तो अबव एस्टिमेट्स थे। कंपनी ने अपना FY16 का जो गाइडेंस है वो मीट नहीं किया है। इनफैक्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के बाद या साल के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो गाइडेंस दी है वो एकदम फ्लैट दी है। FY17 के लिए प्री सेल्स इनकी 4% गिरावट हुई है, मगर 330 रुपीज का जो शेयर बायबैक था वो नियर टर्म में सपोर्ट कर सकता है स्टॉक को। इसलिए शोभा पे CLSA की राय आई कि आप निवेश करके चल सकते हैं। 366 मौजूदा भाव से आपको 20% की तेजी ये शेयर दिखा सकता है। आईआरबी इंफ्रा पे काफी ज्यादा मिक्स रिपोर्ट्स आई हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ने तो बीट किया था एस्टिमेट्स को, मगर मार्जिन्स में सबसे बड़ा डैम्पनर आया है। सिटी मेंटेन कर रहा है अपना सेल यानी बिकवाली की सलाह और 209 रुपए तक का लक्ष्य इन्होंने दिया है। वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इनको लग रहे हैं, 5% की गिरावट ये दिखा सकता है, मगर मैक्वायरी और CLSA पॉजिटिव है। आउट परफॉर्म की रेटिंग मैक्वायरी दे रहा है, 317 रुपए तक का लक्ष्य इन्होंने दिया है, 45% की तेजी, मगर CLSA सबसे ज्यादा बुलिश है। निवेश करके चलिए, 340 रुपए तक का लक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है। मौजूदा भाव से 56% की तेजी आपको आईआरबी इंफ्रा दिखा सकता है। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज एक्शन होने वाला है। लेकिन एक्शन ये तो है निवेश के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से कहाँ रहेगा एक्शन, ये बताते हैं हमारे 2 कैप्टन्स आपको हर रोज सुबह 7:30 से 8 के बीच में, जब खेला जाता है स्टॉक 2020 का मैच। देख लेते हैं आज कौन से हैं 20 बेस्ट ट्रेडिंग आइडियाज। पूरी टीम पर नजर डालिए। अजमेरा रियल्टी, शोभा नतीजों के आधार पर खरीदार सेलेक्टर्स ने इनको लगता है खरीदारी करनी चाहिए। मारुति कमजोर रहेगा क्योंकि रिकॉल किया है। फ्यूचर कंज्यूमर, आईआरबी इंफ्रा, एग्रासी मोटर्स, GSPL ये सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत शानदार रिजल्ट दिए, इसलिए चुना है। वही फ्री हिट के तौर पर रामा फास्फेट भी एक रिजल्ट का कैंडिडेट है और सेलेक्टर्स तक IDBI में आज सरप्राइज आ सकता है, इसलिए उसमें भी खरीदारी की सलाह है। आज हमारी लिस्ट में 3 सेल काउंटर हैं और 7 बाय काउंटर्स हैं। और सन फार्मा पे आप देखेंगे कि इसके अच्छे रिजल्ट्स इस बार आ सकते हैं, सिप्ला के अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, दोनों को इस वजह से चुना। डिफेंसिव भी है, रिकॉर्डो के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसलिए चलेगा, शिरपुर के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसलिए चलेगा। इसके अलावा A to Z इंफ्रा के रिजल्ट्स अच्छे, और इनको ऑर्डर मिला है एक नेपाल से 85 करोड़ का, इसका फायदा इसको मिलेगा। इंडसइंड बैंक के अंदर FIs की होल्डिंग 48% है। कोई भी नेगेटिव खबर P नोट्स के जरिए फ्लोट होती है मार्केट के अंदर, उसको नुकसान पहुंचेगा। और एक खबर हमने आप ग्रासिम के अंदर भी देखी और मॉनसून का इफेक्ट भी इसको नेगेटिव कर देता है। इसके अलावा साइबरटेक आज का हमारा फ्री हिट है और डिपेंडेबल शेयर है इंडसइंड बैंक, जिसके बारे में आपको बताया। डिश टीवी आज का पिंच हिटर है, इसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं।
चलिए, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, प्री ओपनिंग सेशन अब सेटल हो चुका है, मात्र 8 अंक ऊपर निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है और सेंसेक्स में 28 अंक की बढ़त हो सकती है। लेकिन स्पाइस जेट में दबाव के साथ कारोबार होगा, 3% का कट यहाँ देखने को मिल रहा है। ल्यूपिन के लिए जिस तरह से ज़्यादातर ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड्स दिए हैं, ये शेयर भी 2.5% कमजोरी के साथ खुलने के संकेत देता हुआ। शोभा में भी करीब करीब 2% की गिरावट, और जिस तरह से कह रहे थे कि एसक्रॉस को रिकॉल किया है, मारुति का शेयर भी करीब करीब 1% नर्म खुल सकता है। आदित्य अग्रवाल से जानते हैं कि उनके आज के बाकी के ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं। आदित्य भाई, पहला कॉल मैं एसबीआई में सेल दूंगा। एसबीआई में देखें तो स्टॉक में 175 176 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल था। कल के सेशन में स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है। साथ ही साथ अगर ओपन इंटरेस्ट में देखें तो स्टॉक ने करीब 24 लाख शेयर ऐड किए हैं जो कि शॉर्ट साइड में हैं। तो हमको लगता है कि यहाँ से एसबीआई मार्केट को बड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, नीचे में 160 तक के लेवल दिखा सकता है। किसी भी उछाल पे एसबीआई को बेच के चलिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 182 और नीचे में टारगेट रहेगा 160 का। बाई साइड में रहेगा एनटीपीसी। ऊपरी स्तर से एनटीपीसी पे हम काफ़ी करेक्शन देख चुके हैं, लेकिन कल के सेशन में 133 134 एक अच्छा सपोर्ट था स्टॉक में। वहां से हमने फ्रेश बाइंग आते हुए देखी है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे एक छोटे अवधि के लिहाज से एनटीपीसी में एक बाउंस बैक के लिए बाय कर सकते हैं। हमारा इसमें टारगेट 142 का रहेगा, नीचे में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 133 का। सिमिलरली अगर फार्मा स्टॉक्स में देखें तो कैडिला में हमने काफ़ी कल के सेशन में एक अच्छी लोअर लेवल पे बाइंग आते हुए देखी थी। तो हमको लगता है यहाँ से शॉर्ट कवरिंग के चलते कैडिला में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, और स्टॉक ऊपर में 338 के लेवल दिखा सकता है। इसके अंदर एक 319 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। और एक और सेल कॉल रहेगा विच विल बी इन भारती। भारती में एक ऊपरी स्तर से हम पूरे टेलीकॉम सेक्टर में हमने काफी एक अच्छी सेलिंग प्रेशर देखी है। कल के सेशन में वापस भारती में हमने शॉर्ट बिल्डअप देखा है। स्टॉक ने अपना क्रूशियल सपोर्ट लेवल भी तोड़ा है जो कि 350 के आसपास था और स्टॉक उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ से भारती में एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हैं विद टारगेट ऑफ 332। ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा 352 का। और राकेश ने 3 ट्रेडिंग कॉल्स जो चुने हैं अपने शॉर्ट साइड पर, जुबिलेंट फूडवर्क्स, बैंक ऑफ बड़ौदा और अपोलो टायर्स। बताएं राकेश, क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? अनिल जी, पहला कॉल जुबिलेंट फूडवर्क पर है। काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, किसी भी निफ्टी पुलबैक में स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। 1200 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बेचना चाहिए 1020 के लक्ष्य के लिए। दूसरा एक सेल कॉल बैंक ऑफ बड़ौदा पर है। एंटायर पीएसयू बैंकिंग स्पेस वीक लगता है और इसमें सबसे अच्छा शॉर्टिंग कैंडिडेट टेक्निकली मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा लगता है। 144.65 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा को बेचने की राय रहेगी 125 के टारगेट के लिए। अपोलो टायर काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। एंटायर टायर स्टॉक चाहे वो सीएट हो, एमआरएफ हो, सब एक खराब टेक्निकल रुझान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अपोलो टायर को बेचने की राय रहेगी 154.70 के स्टॉप लॉस के साथ 140 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये तमाम ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज हैं जहां पर आज आप पैसा बना सकते हैं। इनको आप अप्रोच करिए। शॉर्ट साइड पर कॉल ज्यादातर पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कुछ नंबर्स जो मार्केट बंद होने के बाद अच्छे आए हैं उस पर भी नजर रखिए। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 5.5% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। एमआरओ टेक 4% मजबूती के साथ खुलेगा, इसके नंबर्स भी मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। जीएचसीएल और जीएसपीसी, ये दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए, इन दोनों के नंबर्स आए हैं। जीएचसीएल देखिए करीब करीब 3.5% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है, और ईएनआईएल के नंबर्स भी ठीक ठाक दिखे, 2.5% मजबूती के साथ ये शेयर भी खुलने वाला है। सीईएससी के नंबर्स भी आए थे, ये शेयर भी मजबूती के साथ ही आज खुलने के संकेत दे रहा है। तो काफ़ी सारे छोटी मझौली कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आए, उस पर आज नजर रहने वाली है। इंडियन ह्यूम पाइप्स के नंबर्स कमजोर थे, सीमैक के नंबर्स कमजोर थे, यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। और अजमेरा रियल्टीज के नंबर्स अच्छे दिख रहे थे, यहाँ पर तेजी के साथ खुलने के संकेत दिख रहे हैं। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहाँ पर नजर रहने वाली है आज। बिल्कुल, बाजार इस बीच 28 अंक ऊपर सेंसेक्स पर और 8 अंक ऊपर निफ्टी पर खुलने के संकेत इस वक्त दे रहा है। तो ये है आज के शुरुआती कारोबार का रुझान। लेकिन कैस्ट्रोल एक स्टॉक है जिस पर कल हमने प्रोमोटर्स की तरफ से बड़ी बिकवाली होती हुई देखी थी और काफ़ी पोजीशंस भी मंदी की तरफ बनी थी। ये बताएं फंडामेंटली क्या राय रखते हैं आप इस पर मयूरेश? क्या इन लेवल्स पर खरीदना चाहिए या फिर प्रमोटर जब बेच कर जा रहे हैं तो हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं? एब्सोल्युटली आई थिंक, और एक मार्केट का नॉर्म है, अगर प्रमोटर बेचता है तो किस कारण के लिए बेचा है ये जानना बहुत जरूरी होता है। एंड अगेन आई थिंक द कॉन्फिडेंस पॉसिबली गेट शेकन अप जब प्रमोटर स्टॉक्स बेचते हैं खुद के ही लिस्टेड एंटिटी में। हालांकि अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो आई थिंक परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सट्रीमली एनकरेजिंग। अगर हम रियलाइजेशंस देखें तो रियलाइजेशंस हैव बीन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। अगेन आई थिंक यू
कैन अकाउंट दैट फॉर कि जैसे क्रूड प्राइसेस में गिरावट आई थी, बेस ऑयल प्राइसेस में उतनी गिरावट आई थी, और वो लैग इफेक्ट के साथ जो दिखता है उसका एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे दिखा था। एंड क्लियरली आई थिंक जो वॉल्यूम्स ग्रोथ आई थी दैट हैज बीन एक्सेप्शनल, जो इनके ब्रांड्स हैं वो काफी एक्सेप्शनल है। तो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन मार्क अबाउट द क्वालिटी ऑफ द ब्रांड एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट इट इज गिवन। हालांकि आई थिंक ये जो होता है एक ओवरहैंग सा बना रहता है, इसलिए आई थिंक एक क्वालिटेटिव स्टॉक है, लेकिन आई थिंक थोड़ा स्टॉक को कंसोलिडेट होने दीजिए। लेट द स्टॉक मार्केट्स प्रॉब्ली जेस्टेड द फैक्ट कि प्रोमोटर्स ने क्यों बेचा है, पर्सनल यूज के लिए होगा तो भी आई थिंक द अमाउंट इज प्रीटी सब्सटेंशियल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉक कंसोलिडेट होने दीजिए। देयर इज नो रश इन बाइंग द स्टॉक इन करंट। ओके चलिए, तो ये रहा है कैस्ट्रॉल पर थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। कल सिटी ग्रुप, ग्लोबल मॉरिशस और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने यहाँ पर थोड़ी खरीदारी करी है और बाकी घरेलू फंड्स ने यहाँ पर बाइंग करी है इस ब्लॉक डील में। और बीपी जो इनका पेरेंट कंपनी है उन्होंने दरअसल बिकवाली कर थी कैस्ट्रॉल में। तो इस पर नजर रहेगी और नजर रहेगी काफ़ी सारी कंपनियों पर जिनके आज नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले देखिए ब्रिटानिया किस तरह से ट्रेड कर रहा है, आईटीसी किस तरह से ट्रेड कर रहा है, इस पर नजर साफ तौर पर रहने वाली है। कुछ और स्टॉक्स जो प्री ओपनिंग सेशन में अच्छा बुरा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ल्यूपिन एंड लार्ज 2.5% गिरावट के साथ कारोबार करने के संकेत दे रहा है। बड़े डाउनग्रेड्स आए हैं, कल काफ़ी लोग बुलिश थे, ऊपर से थोड़ा सा नीचे भी आया था। राकेश, इसे कैसे अप्रोच करेंगे? ब्रोकरेज हाउसेस तो थोड़े से कॉशियस रहने की बात कर रहे हैं। देखिए हेमंत, एक ब्रेकआउट 1630 के ऊपर आते हुए देखा था और उस ब्रेकआउट के लक्ष्य कल के सत्र में अचीव हुए थे। बट अब देखना यह है कि नीचे में 1630 1635 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इन डाउनग्रेड के चलते स्टॉक इन स्तरों को डिसाइसिवली नीचे में तोड़ता है तब एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। कल की अगर आप क्लोजिंग भी देखें तो स्टॉक एक पॉजिटिव रुझान के साथ बंद हुआ है। बट अगर 1630 के नीचे स्टॉक निकलता है तब स्टॉक में गड़बड़ शुरू होगी और तब शायद स्टॉक में यू टर्न नीचे की तरफ देखने को मिले। ओके, तो ये है राय इस वक्त ल्यूपिन के स्टॉक पर, जहां पर आज टॉप लूजर नजर आ रहा है। ये निफ्टी में सबसे कमजोर खिलाड़ी आज का, उसके ठीक पीछे मारुति है। आज कमजोरी के लिहाज से मजबूत किया है। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो 1% ऊपर है, तो बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन खबरों के दम पर कुछ स्टॉक जो एक्शन में A to Z, जहां पर 85 करोड़ का ऑर्डर इन्हें नेपाल से मिला है, ये स्टॉक 7% मुझे ऊपर दिख रहा है। राज टीवी कल की मजबूती को आगे बढ़ाएगा, 5% ये ऊपर है। और जीएसटी से रिलेटेड स्टॉक्स पर नजर रखिए, कल भी बड़ी तेज उछाल दिखी थी, आज भी मैं देख रहा हूँ गति वगैरह ये स्टॉक जो है, ओल कार्गो लॉजिस्टिक्स, स्नोमैन, ये सब मजबूत खुलने के संकेत दे रहे हैं। तो ये एक्सप्रेस है जहां पर अभी भी आज भी एक्शन रह सकता है, यहां पर आपका फोकस होना चाहिए। चलिए फोकस करते हैं हमारी ओपनिंग पर। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई, सेंसेक्स और निफ्टी में कारोबार की शुरुआत भारतीय में 20 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी 5 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। हरे निशान के साथ शुरुआत, लेकिन लुपिन 4.5% का बड़ा कट, 5.5% नीचे, अब 5% नीचे, 5% नीचे। तो लुपिन में बड़ी तेज गिरावट होती हुई दिख रही है। अब गिरावट ये हो चुकी है 6% के आसपास की। इतना बड़ा कट आता दिख रहा है लुपिन में, ये बड़ा जबरदस्त कट दिख रहा है। 7% हेमंत, ये तो लोग ऐसा लग रहा है कि हर भाव में बेचना चाहते हैं। 7.5% किसी भी लेवल पर अब तक लुपिन ने एक रिवर्स नहीं दी है। 8% के आसपास का कट आ चुका है, 0.8% अब जाकर रुका है लुपिन का स्टॉक। तो सबसे बड़ा लूजर आज के सेशन में है लुपिन। आइए मजबूत क्या है, ओएनजीसी 1% ऊपर, हिंडाल्को 1% ऊपर, एक्सिस बैंक, आईटीसी नतीजों के पहले 0.5% मजबूत। और आप देखिए निफ्टी और सेंसेक्स मामूली हरे निशान में, लेकिन बाकी इंडेक्स एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये वायदा कारोबार में बता दूं एक्शन का है। लुपिन तो टॉप लूजर है, उसके ठीक पीछे है सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जो आज नतीजे देगा। मजबूत क्या है, पीडीलाइट शानदार नतीजों के बाद 2% का उछाल, डिश टीवी 2% ऊपर, आईआरबी इंफ्रा के नतीजे भी शायद बाजार को पसंद आ रहे हैं, 0.2% मजबूत है। आईबुल रियल में 2% की आज फिर से तेजी बनती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक्स जो एक्शन में एचडीआईएल और जैसे और आईबुल रियल जैसे तमाम रियल स्टेट स्टॉक हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। ये है शुरुआती एक्शन बाजार का। यहाँ 100 रुपए निकल गया खुलते ही। ल्यूपिन साफ तौर पर डॉइचे बैंक, जेपी मॉर्गन, सीएलएसए, जिस तरह से तीनों के तीनों बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने एक साथ इसका लक्ष्य घटाया है। नियति आपको कुछ देर पहले बता ही रही थी। आप देखिए ये शेयर काफी प्रेशर में है, अब थोड़ा सा रिकवर करने की इस समय कोशिश करता हुआ दिख रहा है निचले स्तरों से, लेकिन इसके लिए आज का दिन काफी भारी। सन टीवी में कल की गिरावट जो थी आज देखिए थोड़ी सी और गहराती हुई दिख रही है, 8% नीचे है। कल याद होगा आपको एफएनओ में सबसे ज्यादा कमजोर प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर यही था। सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, ये तमाम ऐसे पीएसयू बैंक्स हैं दबाव के साथ आज एफएनओ में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा प्रदर्शन पीडीलाइट ही दिखा रहा है। नतीजे दरअसल काफी शानदार आए। एक शेयर जिस पर नजर किए हुए डिश टीवी का स्टॉक,
देखिए इसके नतीजे अब सोमवार को आने वाले हैं और कुछ ट्रेडर्स ने लग रहा है कि यहाँ पर अभी से ही तेजी की साइड की पोजीशंस बनानी शुरू कर दी इसी एक्सपेक्टेशन में कि नंबर्स अच्छे आएंगे। यहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए और नजर होनी चाहिए रियल एस्टेट स्पेस के शेयर पर भी। HDIL देखिए आज भी मजबूती के साथ FNO में कारोबार कर रहा है और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ये वो स्टॉक है जो सेंचुरी लगाने के बेहद करीब है। अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, बल्कि मई का महीना ही आप कहिए इस शेयर के लिए काफी बेहतरीन और शानदार रहा है। अच्छे नंबर्स आए हैं GHCL के 5% मजबूत है। अनिल कह रहे थे कि लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर नजर रखिए, आज देखिए फिर से गति, ऑल कार्गो, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो कल की खरीदारी के बाद अच्छे मूवमेंट के बाद आज यहाँ पर फॉलो बाइंग आ रही है इसी एक्सपेक्टेशन में कि GST को सरकार इस बार पास कराने की पूरी कोशिश करेगी और कल जो चुनाव नतीजे आए हैं 5 राज्यों के वो भी दरअसल सकारात्मक आए हैं, इसीलिए यहाँ पर तेजी हो रही है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 4% तक की तेजी देखने को मिल रही है। नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। ENIL के नंबर्स अच्छे नजर आए, यहाँ पर तेजी। IRB इंफ्रा देखिए कमजोर नहीं हुआ, मजबूत हुआ है। ये CLSA के उस रिपोर्ट के बाद जो नतीजों के बाद पेश हुआ है 1.5% की तेजी यहाँ पर भी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो कमजोरी कहाँ है? ल्यूपिन के अलावा देखिए इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशंस, इनके नंबर्स कमजोर आए। इंडियन ह्यूम पाइप्स के नंबर्स कमजोर आए। स्पाइस जेट के नंबर्स कमजोर आए। शोभा के नतीजे कमजोर आए। बायबैक से भी कोई सहारा नहीं मिल रहा है। और जस्ट डायल इस पर नजर रखिए, नतीजों से पहले ये शेयर तो अभी से देखिए कमजोर हो रहा है। कल भी डेज लो पर समाप्ति हुई थी और आज भी 1% नीचे ये शेयर ट्रेड करता हुआ। सुबह लोग ऐसे बेचते हैं जैसे वापस कभी मौका मिलेगा नहीं बेचने का। आप देखिए मैं सरप्राइज करूँगा हेमंत, 1525 का लो बनाया, 3 मिनट का ट्रेड नहीं हुआ है और 1575 का हाई है। इसका मतलब क्या है? 50 रुपये रिकवर हो गया, 100 रुपये टूट गया। शुरुआती कारोबार में लोग कुछ भी अंधाधुंध ट्रेड करते हैं, लेकिन चलिए अब इस स्टॉक के लिए इतनी गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद रेंज क्या है हमें चार्ट्स पर, ये राय लेते हैं राकेश से। राकेश बताइए। देखिए अनिल जी, स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग हुई है और मेजर लेवल्स को स्टॉक ने तोड़ा है। अब नीचे में अगर आप देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 1540 1545 के स्तरों पे आता है। बट देखना यह है कि स्टॉक जिस तरीके से नीचे से रिकवर करा है, अगर ये स्टॉक दोबारा से 1600 के ऊपर निकलता है और आज क्लोजिंग देने में सक्षम होता है, तब मेरे को लगता है कि जो आज की जो गिरावट है वो एक शेकआउट था, तब शायद घबराने की जरूरत नहीं है। अब 1600 के स्तरों पर क्लोजिंग बेसिस पर नजर रखनी चाहिए और नीचे में एक बड़ा इमीडिएट सपोर्ट 1540 का है। अगर इन लेवल्स के नीचे स्टॉक दोबारा से फिसलता है और गिरता है, तब शायद स्टॉक में कुछ बड़ी गिरावट देखने को मिले। मतलब पहली डिप तो इन लोगों ने खरीद लिया है ल्यूपिन को, अब देखना होगा दूसरी डिप में क्या होता है और ये शेयर यहाँ से कवर होने में सक्षम रहता है या फिर इस पे दबाव और गहरा जाता है। बहरहाल चीनी कंपनियों के ऊपर नजर रखिए, जिस तरह से सरकार ने जो एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रही थी 4 रुपए प्रति क्विंटल की, उसको वापसी कर लिया है। आप देखिए आज चीनी शेयरों में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। धामपुर शुगर नरम है, बजाज हिंदुस्तान में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, श्री रेणुका शुगर भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। तो चीनी के शेयर आज थोड़ा ठंडा प्रदर्शन दिखाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरी नजर है तमाम ये लॉजिस्टिक कंपनियों पर। गति देखिए 4% ऊपर, ऑल कार्गो 3% ऊपर, स्नोमैन 2-2.5% ऊपर, ये तमाम शेयर ऊपर दिख रहे हैं। कॉनकोर चल रहा है। तो लगता है ये विधानसभा चुनाव के बाद GST को लेकर थोड़ी सी उम्मीदें जाग रही है। क्या खरीदेंगे आप? आई थिंक GST के चलते हुए जैसे आप कह रहे हैं अनिल जी, आई थिंक ट्रांसपोर्ट स्टॉक्स are expected to do well, but पहले बिल आने दीजिए। I think we are pre। लेकिन तब तक तो फिर ये शेयर भाग जाएंगे, ये भाव में नहीं मिलेंगे बाद में उस वक्त। नहीं सर, जैसे मैं पहले भी कहा था आपको, आई थिंक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अगर हम देखते हैं, VRL लॉजिस्टिक्स देखते हैं, आई थिंक काफी चल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अंदाज लगाते हैं अगर GST आता भी है, किस डेट से इंप्लीमेंट होता है, इफ इट गेट्स इंप्लीमेंटेड फ्रॉम April 1 ऑफ नेक्स्ट ईयर, उसका जो इम्प्लाइड इफेक्ट बैलेंस शीट पे आएगा वो 1-1.5 साल बाद आएगा एटलीस्ट फॉर ऑल दीज कंपनीज। हालांकि आई थिंक जो स्टॉक मूवमेंट हुई है वो काफी शार्प हुई है, बट आई एम नॉट सेइंग ऑफ डिनाइंग द फैक्ट दैट ऑपरेशनल और फंडामेंटली आई थिंक ऑल द स्टॉक्स हैव मूव्ड अप। मुझे लगता है आई थिंक जो इन्वेस्टर्स ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, VRL लॉजिस्टिक्स जैसे स्टॉक्स में निवेशित है, आई थिंक यू शुड होल्ड दीज इन्वेस्टमेंट्स के ऑपरेशनली जब तक जैसे परफॉर्मेंस रहा है, एसेट लाइट मॉडल है, जैसे इनके आई थिंक टॉप लाइन बढ़ रही है, specifically in the case of Transport Corporation, Supply Chain Solutions, Express Division is contributing quite significantly. जितने capex कर रहे हैं, मेरे ख्याल से the return on capital employed can actually improve over the next 2 to 3 years. अगर GST आता है तो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। Similarly for VRL Logistics, I think asset light model है, जैसे I think ये pursue करते हैं अपनी earnings, अपनी bottom line और EBITDA पे जैसे इनका एक control है,
मेरे ख्याल से आई थिंक बोथ दी स्टॉक्स इफ इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग एट ग्लोबल लेवल्स यू शुड कंटिन्यू होल्डिंग ऑन, क्योंकि अगर जीएसटी आता है तो एक इम्प्लाइड इफेक्ट हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years. हालांकि इन द नेक्स्ट 1 to 2 years ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एज इट इज ऑन डेट कैन इम्प्लाई a significant earnings growth for both these stocks. चलिए तो होल्ड करके रखिए अनिल। दरअसल कल वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी ने जीएसटी के लिए जो बयान दिया ना, उसी से ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ता हुआ नजर आया है। और अब अगर जयललिता का भी किसी तरह का इससे रिलेटेड बयान आता है तो काफी पॉजिटिव हो सकता है। और आप देखिए जिस तरह से वित्त मंत्री जी परसों से अपने तेवर को कसे हुए हैं कि एनफ इज एनफ, वो इस बार पास करा ले जाएंगे। बाजार मानकर चल रहा है कि कहीं ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट में ही इसके ऊपर अब वोटिंग होनी शुरू हो जाए, इसीलिए ये स्पेस सबसे ज्यादा एक्शन में है, कल भी और आज भी। और इसमें फिर मैं दो स्टॉक पर राय लेना चाहता हूँ, एक तो है गति और दूसरा है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। राकेश जरा दोनों के चार्ट्स देखिए और बताइए दोनों स्टॉक्स पर क्या राय है, खरीदना चाहिए, कहीं कुछ अच्छे संकेत हैं चार्ट्स पर? क्योंकि ये दोनों स्टॉक मैंने इसलिए चुने क्योंकि बाजार के कई सारे बड़े दिग्गज जो इन दो स्टॉक में काफी लंबे समय से निवेश के लिहाज से पोजीशन बनाकर बैठे, तो आप चार्ट्स पर देखकर बताइए खरीदना चाहिए गति और स्नोमैन? अनिल जी डेफिनेटली गति को खरीदना चाहिए। गति में 125 की एक मेजर नेकलाइन है, कल भी ये नेकलाइन टूटी थी, स्टॉक 131 तक गया था और 124 के आसपास क्लोजिंग ली थी और आज भी स्टॉक ऊपर है। ये स्टॉक एक बार 125 के ऊपर क्लोजिंग लेता है तो एक क्लियर कट संकेत है बॉटमिंग के। और तब मुझे लगता है अनिल जी कंजर्वेटिव बेसिस पे देखें स्टॉक में तो 158 160 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बेस्ट बेट लॉजिस्टिक्स के अंदर ये लगता है स्नोमैन का टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। स्नोमैन में जब ये स्टॉक 63 रुपीज 50 पैसा के ऊपर क्लोजिंग ले तो स्टॉक को बाय करना चाहिए। एल्स दूसरा जो स्टॉक लॉजिस्टिक्स के अंदर जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है वो है वीआरएल लॉजिस्टिक्स। नीचे में 388 387 एक अच्छा सपोर्ट है और इस स्टॉक के अंदर ऊपर में 440 445 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी एक स्टॉक और जिसकी चर्चा दो बार इस शो के अंदर हुई है A2Z इंफ्रा, नीचे से इस चार्ट के अंदर क्लियरली बॉटमिंग के सिग्नल हैं और एक बार ये स्टॉक 33 रुपीस के ऊपर निकलेगा तो क्लियर कट एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। ये चीज मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इसके आईपीओ में काफी रिटेल निवेशक फंसे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है जब ये स्टॉक 33 रुपए के ऊपर क्लोजिंग ले तब एवरेजिंग करनी चाहिए और तब मुझे टेक्निकली लगता है कि स्टॉक में एक री रेटिंग देखने को मिलेगी। चलिए मंजिल दूर है 33 रुपए की अभी तक। A2Z थोड़ा सा क्वालिटी वाइज भी लोगों ने काफी इस शेयर से नुकसान उठाया है। बहरहाल आप देखिए अब गति 6.5% ऊपर है, ऑल कार्गो 3%, स्नोमैन 3.25%। ये पूरा का पूरा सेक्टर आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और बाजार हालांकि थोड़ा सुस्त है। बैंक निफ्टी देखिए अब लाल निशान में आ गया है, निफ्टी किसी भी वक्त लाल निशान में आ सकता है लेकिन ये सेक्टर फिर भी अब तक तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। एक और स्टॉक्स का जिक्र करना होगा वो है अनिल टाटा मेटालिक्स का चौथे दिन लगातार अपर सर्किट लग गया है। जी हाँ, 2 दिन 20% का लगा, उसके बाद 20 का लगने के बाद फिर इसका सर्किट लिमिट 10% की हो जाती है। आप देखिए 10% का सर्किट फिल्टर यहां पर लगा हुआ है तो ओनली बायर्स यहां पर नजर आ रहे हैं। एक शेयर और देखते हैं पराग मिल्क फूड का, वो किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है। 215 रुपए का इश्यू प्राइस था, कल अच्छा प्रदर्शन दिखाया, दिन का पहला दिन था इसके लिए प्रॉफिट। और आज देखते हैं किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है तो आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है। 1% नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है इस वक्त, लेकिन बाजार थोड़े फिसलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर नजर रखते हैं क्योंकि निफ्टी 7,800 के पार निकला जरूर था लेकिन टिक नहीं पाया और ऊपरी स्तर से निफ्टी में 25 अंकों की गिरावट आई है 7,810 का हाई लगाने के बाद 7,785 पर और सेंसेक्स भी लगभग 100 अंक ऊपर हो चुका था, अब बचा है महज 18 अंक ऊपर। और बैंक निफ्टी को देखिए लाल निशान में फिसल चुका है तो बैंक निफ्टी भी अपने ऊपरी स्तरों से लगभग 60-65 अंक नीचे आता हुआ दिखा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन इस बीच जीएसटी को लेकर कुछ खबरें हैं इस वक्त हेमंत? बिल्कुल, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऑल पार्टी सारी पार्टी सपोर्ट कर रही हैं जीएसटी को और जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कुछ देर पहले कि वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीएसटी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वोटिंग के लिए हो जाएंगे। तो वही बात जो ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन वाली बात मैं कुछ देर पहले कह रहा था वो हो सकती है और अगर वोटिंग होती है तो सरकार को काफी अपेक्षाएं हैं। और देखिए सरकार का कॉन्फिडेंस बड़ा है, जिस तरह से आसाम में जीत के आए हैं, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में इनकी जो लाइन वाली सरकार है वो बनी है। करुणानिधि आते तो अलग बात होती, सही बात तो है। कल से इसीलिए होप्स बन रही हैं। और आप देखिए स्टॉक्स अब मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमने बात की गति की 3% ऊपर था, अब गति लगभग
7% ऊपर है, पटेल इंटीग्रेटेड 4.5% ऊपर है, स्नोमैन को देखिए अब 3.5% मजबूत हो चुका है, VRL 3% मजबूत है। तो ये तमाम शेयर अब एक्शन में आते हुए बस बाजार सपोर्ट करे, क्योंकि बाजार आप देखिए इस समय लाल निशान में खिसक गया है, सेंसेक्स भी, निफ्टी भी, मिड कैप इंडेक्स भी। अगर बाजार ने सपोर्ट नहीं किया तो हो सकता है ना यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि कल एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है। लेकिन इस समय आपकी नजर होनी चाहिए अब फिर से लूपिन पर। रिकवरी देखिए हुई, पहली डिप को खरीदारी करी है लोगों ने, लेकिन वापस से अब ये शेयर 5.5% नीचे है, 100 रुपए के आसपास की कमजोरी इस समय दिखा रहा है। महेश, नंबर्स तो कल ठीक ठाक दिख रहे थे, लग रहा है जो कमेंट्री आई है जिसमें कॉन्फिडेंस हिल गया है प्रमोटर्स का, उसके चलते ही थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल रही है। आप कैसे रीड कर रहे हैं इस बड़े फॉल को? डॉयचे बैंक, JP मॉर्गन, CLSA सबने लक्ष्य घटा दिए। हेमंत जी, आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री काफी कॉन्फिडेंस देने वाली नहीं थी, और जहां तक आई थिंक गोवा प्लांट सवाल रहा, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स उनके एप्लीकेशन फाइलिंग्स के लिए। हालांकि इनके एप्लीकेशन फाइलिंग की पाइपलाइन काफी तगड़ी है, 220 एप्लीकेशन इन्होंने फाइल की है, 124 अप्रूव हुए हैं, 35 FTFs हैं, काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ द US जेनेरिक मार्केट। हालांकि आई थिंक द अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द गोवा प्लांट इज गोइंग टू बी बिग ओवरहैंग। तो जैसे हम पहले अनुमान लगा रहे थे 2 क्वार्टर पहले कि लुपिन की शायद अर्निंग्स 14-15% से बढ़ेगी ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स, शायद वहां पे एक अर्निंग्स कट देखने मिल सकता है कि मैनेजमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा है स्पेसिफिकली US अप्रूवल्स, शायद कितने प्रोडक्ट्स अप्रूव हो इन द कमिंग फिस्कल, एक वो बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। दूसरा, आई थिंक जो ग्लूमेंसा और फोर्टामेट के प्राइस है उन्होंने लिया था, लार्ज पार्ट हैज बीन कैप्चर्ड इन द रिजल्ट्स दैट हैव कम बाय। अभी कितना शेयर ये गेन कर पाते हैं गोइंग फॉरवर्ड और क्या लॉन्चेस होते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली की एंड पैरामाउंट टू द स्टॉक। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इवन इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स वैल्यूएशंस थोड़े हाई साइड पे थे, अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट शायद कंटिन्यू हो रही है, जिसकी वजह से अर्निंग्स कट आने की पूरी चांसेस हैं इन FY17। रेमेडियल इश्यूज, रेमेडिएशन कॉस्ट्स कितनी रहती है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ द प्लांट्स अंडर स्कैनर, ये देखना भी बहुत जरूरी होगा। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक लुपिन पे जो दबाव है शायद बरकरार रह सकता है। आई थिंक द अंडर परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ द अदर फार्मा कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू लुपिन कैन कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 months। एक और स्टॉक सन टीवी, अब आप देखिए कल काफी बड़ा कट दिखा रहा था, आज एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, करीब 1.5% ऊपर ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। आदित्य जी ये बताइए FNO में किस तरह की पोजीशंस बनी हुई थी और सन टीवी पर इस समय क्या कॉल लेंगे? अगर सन टीवी में देखें तो अभी हमने इनिशियली थोड़ी सी एक लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी है, इंटरडे लॉन्ग पोजीशन, तो जिसके चलते हमको लगता है स्टॉक में थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी ओवरऑल स्ट्रक्चर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर स्टॉक 385-390 के आसपास आता है तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकलिए। ये स्टॉक थोड़े टाइम तक अभी कंसोलिडेट करेगा, एक रेंज रहेगा 350 से लेकर 390 का, ये 30-40 पॉइंट्स का बैंड रहेगा, जहां हमको लगता है स्टॉक काफी दिन तक कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ही कोई ब्रेकआउट मिलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी 390 के आसपास आता है, किसी के लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें से प्रॉफिट बुक करके उसमें से निकलना चाहिए। ओके, ये है राय इस वक्त सन टीवी के स्टॉक पर, जहां पर 5.5% 2.5 लाख शेयर नए जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। तो वायदा कारोबार में दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला शेयर है सन टीवी, और पहला कौन सा है फिर? पीडीलाइट 3.25% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट में 9% का इजाफा, 94,000 शेयर जुड़े हैं, यहां पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक स्टॉक जो बड़े मुंह दिखाता है ऊपर और नीचे की तरफ, उस पर एक राय ली जाए, वो है अरविंद लिमिटेड। स्टॉक पर प्राइस मूवमेंट नहीं है, फ्लैट है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा। ये किस डायरेक्शन में जाएगा? चार्ट्स पर क्या सिचुएशन है राकेश बताएं अरविंद लिमिटेड के चार्ट्स। अनिल जी, चार्ट्स तो इमीडिएट एकदम पॉजिटिव है, नीचे में 297, 298 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तब स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, एल्स स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ स्ट्रांग है और कमजोर हो रहा है, करीब 4% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। स्पाइसजेट में कोई रिकवरी नहीं देखने को मिल रही है और नतीजों से पहले जस्ट डायल के शेयर पर भी नजर रखिए, ये भी देखिए कमजोरी के साथ ही इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सन टीवी, डिश टीवी ये दोनों ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। डिश टीवी पर राकेश कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्या? सोमवार को इनके नंबर्स आने वाले। देखिए, डिश टीवी का अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऊपर से कल के सत्र में एक रिवर्सल देखने को मिला था। टेक्निकली जिस तरीके से चार्ट सेटअप है, मुझे नहीं लगता है कि नतीजों से पहले इस स्टॉक के अंदर कोई नई पोजीशंस लेनी चाहिए। ओके तो ये है राय इस वक्त। और लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में कमजोरी की तरफ नतीजों के दम पर, इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशन 7% लुढ़क चुका है ये स्टॉक। और दूसरा स्टॉक बताऊं मैं आपको जो कमजोर है, इंडियन ह्यूम पाइप्स, यहां पर कमजोरी है 5% की। वैभव ग्लोबल, ये स्टॉक 4% कमजोर है।
फ्यूचर कंज्यूमर्स, ये स्टॉक 3% कमजोर है। इकरा रेटिंग एजेंसी, इसके नंबर्स भी कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, यहाँ पर कमजोरी 3% की, लेकिन कुछ मजबूत शेयर भी हैं नंबर्स के दम पर। GHCL, ये स्टॉक 7.5% मजबूत है। एसाब इंडिया, ये स्टॉक 6.5% मजबूत है। इगारशी मोटर्स, यहाँ पर 3% के आसपास की तेजी है नंबर्स के दम पर। ENIL एंटरटेनमेंट नेटवर्क, नंबर्स अच्छे तो नहीं थे लेकिन फिर भी स्टॉक 2% ऊपर आता हुआ दिखा है। तो ये रुझान है उन शेयरों में जहां पर मजबूती की तरफ कारोबार। लेकिन आप देखिए एक सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो है आईटी का सेक्टर। इन्फोसिस देखिए, TCS देखिए, रुपया जिस तरह से कमजोर हो रहा है और पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में 80 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है। और इस समय भी एक बार रुपए पर नजर डालते हैं और कहां पर वो कारोबार कर रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने देखा था 67.43 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी भी देखिए कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है, 67.35 का भाव है। ये बताइए, रुपए की वीकनेस को देखकर मयूरेश, आईटी शेयर खरीदने का मन तो बहुत करता है, लेकिन फिर डर लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर जीत गए तो क्या होगा, या फिर उनकी तरफ से पॉजिटिव खबरें आने लगी अमेरिका से तो क्या होगा। कैसे अप्रोच करें फिर इस स्पेस को? लार्जली ये तो एक इवन अनसर्टेनिटी है, लेकिन जहाँ तक आई थिंक रुपये की डेप्रिसिएशन होती है, एक टेलविंड सा बनता है आईटी क्षेत्र के लिए। और जहाँ तक आप लार्ज कैप आईटी या मिड कैप आईटी की भी बात करें स्पेसिफिकली, तो आई थिंक जैसे इन्होंने गाइडेंस दिया है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कमिंग थ्रू, जो वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस दे रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर्स, काफ़ी एनकरेजिंग है। जो स्पेंडिंग पैटर्न्स हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली BFSI हो, एप्लीकेशन मैनेजमेंट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, मुझे लगता है आई थिंक दे आर शोइंग इंकरेजिंग ट्रेंड्स। हालांकि आई थिंक टेलीकॉम और एनर्जी स्पेस वहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग कमिंग थ्रू। हालांकि अगर हम मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़े तो मुझे लगता है आई थिंक द मैनेजमेंट्स आर वेरी वेरी होपफुल इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स गोइंग अप, यूटिलाइजेशन रिमेनिंग एक्सट्रीमली स्टेबल, एट्रिशन लेवल्स गोइंग डाउन। और कुछ कंपनी के लिए जैसे इन्फोसिस के लिए आई थिंक जो टेलविंड होती है विद यूटिलाइजेशन लेवल्स एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव ओवर 300 बिप्स ओवर द नेक्स्ट 2 years, एक आई थिंक पॉजिटिव संकेत देता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं एंड इफ इम्प्लीमेंट सर्टन पॉलिसीज, आई थिंक वो उस टाइम देखना पड़ेगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी ठीक ठाक है एंड आईटी कंपनी स्पेसिफिकली टॉप टियर नेम्स कैन डेफिनेटली बी लुक्ड एट अगर आपका 1 से 1.5 साल का नजरिया हो तो। ओके, ये आईटी शेयरों पर राय आपके लिए। मारुति में देखिए 0.5% की कमजोरी है, 3,900 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 3,905 अब फ्यूचर्स का लेवल है। ओपन इंटरेस्ट में 4% का इजाफा हुआ है, लगभग 1 लाख शेयर नए जुड़े हैं। तो थोड़े शॉर्ट्स तो बने और कोई खास रिकवरी अभी तक निचले स्तरों से मारुति में आई नहीं है बाजार के मूड के साथ भी। तो ऐसे में मारुति पर आदित्य आपका क्या ट्रेड है अब आज के लिए? अनिल जी, मारुति में हम बहुत ज़्यादा यहाँ से नेगेटिव नहीं है। अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि आज जो गिरावट आई है उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं। 1 या 2 दिन के लिहाज से हमारा टारगेट रहेगा 3970, 3980, स्टॉप लॉस आएगा 3865 का। किसी को लंबी अवधि के लिए लेना है तो हमारा टारगेट इसके अंदर 4100 से लेकर 4150 का है। AIADMK ने जिस तरह से कल अच्छी जीत हासिल करी है, राज टीवी के शेयर पर देखिए आज दूसरे दिन लगातार तेजी बन रही है। कल 20% का अपर सर्किट लगा था, आज 12% मजबूत है। राकेश, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर ट्रेडर्स को अब नजर रखनी चाहिए जो तेजी कर रहे हैं? देखिए, राज टीवी का अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कल के सत्र में ही हमने 70 रुपए के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा था। और स्टॉक में देखें तो एक जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, एक बार ये स्टॉक ऊपर में 83-84 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग लेता है तो एक नई टेरिटरी में स्टॉक एंटर करेगा और उसके बाद जो भाव देखने को मिलेंगे 83 के ऊपर 83 के ऊपर निकलता है तो आप कह रहे हैं और तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छी रैली लॉजिस्टिक स्टॉक्स में हम बार बार बता रहे हैं। अब देखिए तेजी और बढ़ती जा रही है। ऑल कार्गो 7.5% मजबूत है, गति 7% ऊपर है। ये सब डेज हाई पर। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये एक स्पेस है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। अब बाजार में देखिए गिरावट नहीं है। आप देखें तो सारे सेक्टर्स इस समय आपको हरे निशान में ही दिखेंगे, केवल फार्मा इंडेक्स को अगर आप छोड़ दें। और फार्मा इंडेक्स भी नीचे इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि जिस तरह से बड़ी गिरावट ल्यूपिन में नजर आ रही है। बाकी चौतरफा खरीदारी का सिलसिला इस समय बरकरार है। 7800 ये इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको बार बार देखिए लांघने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। करीब करीब आधा घंटा हो गया है बाजार को खुले हुए। निफ्टी को इस समय किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? मेरे ख्याल से 7800 जो हमारा डिसिसिव लेवल था, जो हम कह रहे थे कि वो उसके ऊपर है तेजी में, उसके नीचे तो एग्जैक्टली वहीं पर वक्त बिता रहा है। तो
ये नो ट्रेड जोन है बेसिकली। Okay. तो थोड़ा इंतजार करें बाजार किस तरफ का डायरेक्शन लेता है। 7,850 की तरफ पहुंचता है तो ज़्यादा बेहतर है, वहां पर ज़्यादा अच्छा मौका होगा शॉर्ट करने का अगर करना चाहें तो। और या फिर थोड़ा और कमज़ोर होने दें और नया शॉर्ट अगर अभी आपको बनाना है तो कल का लो टूटे उसके बाद बनाना, या 7,775 के नीचे बनाना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, मजबूती आ रही है, आने दे, जल्दी ना करें। चलिए बढ़िया एक्सपर्ट से विदा लेते हैं और नए सेट ऑफ एक्सपर्ट्स को अब चर्चा में शामिल करते हैं। आदित्य अग्रवाल साहब, मयूरेश जोशी जी, राकेश बंसल जी, आप तीनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 65 अंकों पर इस समय सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ, 16 अंक की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। और ल्यूपिन क्योंकि कमजोर है इसलिए फार्मा सेक्टर गिरावट में है, बाकी सारे सेक्टर इंडाइसिस इस समय हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और सबसे अच्छा प्रदर्शन आईटी सेक्टर दिखा रहा है। रुपए की कमजोरी का फायदा इसको मिल रहा है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं केआर चौकसी इन्वेस्टमेंट्स के देवेन चौकसी जी। देवेन भाई, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये बताइए बाजार पर अब आपका इस समय क्या व्यू बन रहा है, और आपसे ये भी जानना चाहता हूं पी नोट्स के ऊपर जो सेबी का उसको